हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। पीसीबी डिजाइनिंग के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पीसीबी डिजाइनिंग, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक सिर्फ एक ही लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं पीसीबी डिजाइनिंग से रिलेटेड वो आपको अलग अलग वीडियोस में ना ढूंढने पड़े। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों ने पूरा जरूर देखना है। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप लोग यहीं पे रोक दो, ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लो या फिर अपनी वॉच लिस्ट में आप लोग इसको ऐड कर लो, ताकि जब आपके पास टाइम हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्कीमेटिक डिजाइनिंग और पीसीबी लेआउट, उसके बाद उसका 3D व्यू, सब कुछ बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाला हूं। और पीसीबी डिजाइनिंग सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई आप किसी भी सॉफ्टवेयर में सीख सकते हो। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये तो इजी अड्डा का यहाँ पे वेबसाइट है, हमको आप ईगल पे सिखाओ या फिर किसी अदर जो सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर सिखाओ। तो देखो, आपको पीसीबी डिजाइनिंग आनी चाहिए। अगर आपको पीसीबी डिजाइनिंग आती है, आपको गर्वर फाइल अपलोड करनी आती है, अगर आपको यहाँ पे बीओएम फाइल का पता है कि भाई बिल ऑफ मटेरियल की फाइल क्या होती है या फिर पिक एंड प्लेस की फाइल क्या होती है, ठीक है, कैसे इनको जनरेट किया जाता है, इनका मतलब क्या होता है, या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर से अगर हम लोगों को पीसीबीज ऑर्डर करवानी हो तो हमको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे हम लोग पीसीबीज को ऑर्डर करवा सकते हैं, असेंबल कैसे हम लोग करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो फिर आप लोग चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो उसके ऊपर आप लोग सिंपली शिफ्ट हो सकते हो। अगर आप लोग पीसीबी डिजाइनिंग एक बार सीख गए तो उसके बाद आप लोग चाहे ईगल के ऊपर जाओ या फिर अदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, आप लोग किसी के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हो। ओके, मेन चीज है कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों की वेबसाइट है इजी अड्डा। आप लोग एक काम करो, आप लोग सबसे पहले तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा glcpcb.com का। आप लोगों ने इस लिंक पे क्लिक करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने देखो क्या काम करना है। हम लोग तो खैर glcpcb से 2018 से हम लोग पीसीबीज ऑर्डर करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा यूजर आईडी आ रहा है जोशी789। आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। नॉर्मल डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, आपका ईमेल आईडी वगैरह, नाम वगैरह, या फिर लॉगिन डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, ठीक है, मतलब यूजर नेम बनाने के लिए बोला जाएगा, तो वो बना लेना। ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना, एंड उसके बाद जब ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई हो जाए तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यह काम करना है, सबसे नीचे आना है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में पीसीबी डिजाइनिंग सीख जाओगे। वेबसाइट जो है ये भी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल 100% फ्री है। 1 रुपया आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा। आप जब पीसीबीज यहाँ से ऑर्डर करोगे तो उसका आप लोगों ने पैसा देना है। जो आप लोग पीसीबी असेंबल करवाओगे या फिर पीसीबीज ऑर्डर करोगे तो उसका आपने पैसा देना है, अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हो तो। वरना लर्निंग पर्पज के लिए आप लोगों ने 1 रुपया कहीं पर भी नहीं देना है, या फिर आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना है। ओके, कई बार क्या होता है, ईगल या फिर अदर जो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ओके, या फिर बहुत स्लो कर देते हैं हमारे सिस्टम को। तो इससे अच्छा है आप लोग ऐसी ही वेबसाइट्स के ऊपर आओ। मैं जरूरी नहीं है कि इसी वेबसाइट के ऊपर सीखो, किसी भी वेबसाइट के ऊपर सीखो, लेकिन वेबसाइट्स के ऊपर कोशिश करो सीखने का। जब आप लोग सीख जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद फिर आप लोग इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे नीचे आना है, यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी आप लोगों को नेटवर्क साइट्स में, इजी अड्डा। इस पे आप लोग क्लिक करो। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इजी अड्डा डिजाइनर आप लोगों को शो होगा, इस पे आप लोग क्लिक कर लो। अभी इन लोगों का न्यू वर्जन यहाँ पे प्रो एडिशन इन लोगों ने लॉन्च किया है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे एसटीडी एडिशन, जो कि पुराना वर्जन है इन लोगों का, या फिर प्रो वर्जन पे भी आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। प्रो वर्जन में क्या है, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे। मान के चलो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डेमो लेक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करना हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन लोगों ने प्रो वर्जन यहाँ पे इजी अड्डा का लॉन्च किया है। तो यहाँ पे भी आप लोग अपना जो भी आपकी स्कीमेटिक डिजाइनिंग है वो आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो इनका पुराना वाला वर्जन है ना,
यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। लाइब्रेरी यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को, यहाँ पर भी जो कॉमन लाइब्रेरी है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है, सेम ये वाली, ठीक है, सेम यहाँ ये जो लाइब्रेरी है ये सेम इसी की तरह यहाँ पे तो खैर आप लोग सर्च कर सकते हो। उसके अलावा जो कॉमन लाइब्रेरी है वो यहाँ पे है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कॉमन लाइब्रेरी मिल जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग अपनी पीसीबीज को डिजाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बिल ऑफ मटेरियल हो गया, या फिर उसके बाद यहाँ पे नेट लिस्ट हो गया, या फिर यहाँ पे आपका ऑर्डर पीसीबी हो गया, ये सब ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो करता हूँ फिलहाल यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर भी अपना अकाउंट एक बार लॉगिन कर लेना है। अगर आप लोग जेएलसी पीसीबी यहाँ पर एक बार अपना अकाउंट बना लोगे तो यहाँ पे दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वो एक ही अकाउंट आपका चल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने एक बार लॉगिन कर लेना। देखो मेरे केस में यहाँ पे सेम यूजर नेम मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे ही यहाँ पे इजी अड्डा डिजाइनर पे आओगे तो इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का। आप लोगों ने क्या काम करना है, या फिर इस टाइप का नाम मिले तो आप लोगों ने यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे अपना न्यू प्रोजेक्ट का नेम डालना है, जो भी आपका नेम हो। मान के चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, न्यू लेक्चर डाल देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना हो अगर आप लोगों को अपने लेक्चर का, तो वो आप लोग ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे पाथ भी आप लोग इसको दे सकते हो। अब देखो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ये रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है HTTPS एंड यहाँ पे easyadda.com, यहाँ पे मेरा यूजर नेम है, उसके बाद मेरा लेक्चर का नेम है। ओके, आप लोग चाहो तो सिंपली इसको सर्च करके भी अगर यहाँ पे ब्राउजर में सर्च करोगे तो आपका ये ड्राइंग जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेव कर देना है। अब जैसे ही सेव कर दोगे तो यहाँ पे देखो एक न्यू फोल्डर बन चुका है न्यू लेक्चर का, और यहाँ पे सीट 1 हम लोगों की ऐड हो चुकी है। ये यहाँ पे सीट 1 है, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया ये वाला, ठीक है, ये एरिया होता है हम लोगों का टेम्पलेट, ठीक है। इसी टेम्पलेट के अंदर हम लोग स्कीमेटिक डिजाइन करते हैं। जो लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारे एंड्रॉयड ऐप पे, जिन लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, या फिर जो लोग यूट्यूब के भी फ्री लेक्चर्स भी देखते हैं हम लोग ने, क्योंकि बहुत से लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी, उन लोगों को पता होगा कि हम लोग किसी भी स्कीमेटिक को बनाने के लिए सबसे पहले एक टेम्पलेट चूज करते हैं। मेरे केस में यहाँ पे ये टेम्पलेट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो ये इजी अड्डा का लोगो है ना, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना खुद का लोगो यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, बाकी जो सीट नंबर, कंपनी नेम, ये सब चीजें हैं, इनको हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लर्न ट्रिपल ई कर देता हूँ, एंटर करूंगा तो यहाँ पे लर्न ट्रिपल ई आ जाएगा। डेट आ रही है, ड्रॉ बाय, यहाँ पे ये मेरा यूजर नेम आ रहा है, सीट 1/1 आ रही है, रिवीजन 1.0, सीट का नाम क्या है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेमो लेक्चर डाल देता हूँ। ओके, तो डेमो लेक्चर डाल करके एंटर करूंगा तो यहाँ पे टाइटल मेरा डेमो लेक्चर आ गया, कंपनी का नेम आ गया, डेट आ गई, और यहाँ पे ड्रॉ बाय ये सब कुछ आ गया। तो देखो टेम्पलेट हेल्प करता है किसी भी ड्राइंग को रीड करने में, किसी भी स्कीमेटिक को रीड करने में। तो इसलिए आप लोगों ने क्या काम करना है, चाहे आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे काम करो, ईगल के ऊपर काम करो, ऑटोकैड के ऊपर काम करो, इजी अड्डा के ऊपर काम करो, किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करो, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करो, अगर आप लोग टेम्पलेट बना रहे हो या फिर टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले उसका यहाँ पे टेम्पलेट को आप लोग एडिट करो। टेम्पलेट एडिट करने से क्या होगा, आपका ये पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, और उससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट टाइम अब इस ड्राइंग को पढ़ेगा तो उसको इस ड्राइंग के बारे में पता लगेगा कि भाई ये ड्राइंग किस बारे में है, इसका कंपनी नेम क्या है, कब ये ड्राइंग बनी थी, किसने ये ड्राइंग बनाई थी, सीट नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स पता लगती है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऊपर कुछ यहाँ पे मेन्यूज हैं, इनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे एक बटन है हम लोगों का न्यू प्रोजेक्ट का, अगर आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन होता है सेव का, यहाँ पे कोई भी स्कीमेटिक बनाते हो आप लोग तो उसको आप लोग सेव कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर मान के चलो आपका सिस्टम ऑफ हो जाए, आपकी लैपटॉप के ऊपर कर रहे हो तो बैटरी डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वापस से जब आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आओगे तो जो जितना काम आप लोगों ने किया होगा वो सारा काम आप लोगों को सेव रहेगा। ओके, एंड बाकी यहाँ पे एडिट है, फाइंड है, प्लेस है, फॉर्मेट है, व्यू है, इनको हम लोग जहाँ पे हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम लोग उनको यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पे फ्लिप वगैरह के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जूम के हैं, डिलीट है, यहाँ पे कट का है, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे हम लोग अभी ऑटो राउटिंग और ये सब चीज़ों के लिए हम लोग इनको यूज़ करेंगे, तो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे वायरिंग टूल मिल जाएगा आप लोगों को, और एक यहाँ पे ड्राइंग का है,
ठीक है, ये कुछ यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इमेज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो आप लोग यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग एरो हेड और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनको भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये आपकी कॉमनली यूज लाइब्रेरी है, मतलब जो कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं हम लोगों के स्कीमेटिक को डिजाइन करने के लिए, वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप लोग एक काम करो, लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे आप लोग जो भी कंपोनेंट आप लोगों को चाहिए हो वो कंपोनेंट, जिस भी वैल्यू का कंपोनेंट आप लोगों को चाहिए हो उस वैल्यू का कंपोनेंट आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैं करके भी दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्मर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे होगा नहीं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक टर्मिनल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके भी ना साइज होते हैं, 2.54 है, उसके अलावा ये 2.54 में है। ठीक है, और यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को, देखो ये भी चाहिए, ये भी 2.54 है, और यहाँ पे देखो ये 5 का है और 5.08 का है। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज के होते हैं, जो भी साइज आप लोगों को यूज करना हो अपने स्कीमेटिक में आप लोग वो कर सकते हो। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि भाई कौन सा साइज क्या होता है तो कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। ओके, उसके बाद स्कीमेटिक डिजाइन करने के लिए जब हम लोग पीसीबीज को डिजाइन करते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये रहता है कि सर हम लोग किस कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है, ये हमको कैसे पता लगेगा। तो देखो ये चीज़ें पता लगती हैं एक्सपीरियंस से, ये चीज़ें पता लगती हैं जब आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आता होगा, आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता हो, मतलब रजिस्टर क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, पोर्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या है, मॉसफेट क्या है, आईसी क्या होती है, या फिर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी क्या होती है। पॉजिटिव में अगर हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे तो कौन सी आईसी यूज करेंगे, नेगेटिव में करेंगे तो कौन सी आईसी यूज करेंगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, अभी यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टर्मिनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये है हम लोगों का, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग मान के चलो एसी वोल्टेज कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे लाइन कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं न्यूट्रल कनेक्ट करूँगा 220 वोल्ट। ठीक है, मैं सिंपल, अच्छा यहाँ पे लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना सर्किट में, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें अभी। ठीक है, आप लोग उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, मैं डायोड सेलेक्ट करूंगा। अब देखो ये दोनों ही सिंबल्स आप लोगों को लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 तीर के निशान बने हुए हैं। अब ये तो है हम लोगों का डायोड, इस डायोड का जो नंबर है वो है 1N4007, और ये है हम लोगों की एलईडी। ठीक है, जिसमें एक तो डायोड का सिंबल आप लोग याद कर लो, उसके बाद डायोड के सिंबल में आप लोग 2 तीर के निशान बाहर की तरफ कर दो तो वो हो जाएगा आपका एलईडी। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप लोग ट्रांजिस्टर्स बना सकते हो, ये आपका एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ट्रांजिस्टर में भी पीएनपी एनपीएन होता है, पीएनपी एनपीएन में भी एरो का ही सारा खेल है, बाहर की तरफ जा रहा है तो आपका अलग होगा, अंदर की तरफ एरो आ रहा है तो वो अलग होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब ट्रांजिस्टर समझ जाओगे तो आप लोग मॉसफेट समझ जाओगे, मॉसफेट समझ जाओगे तो यहाँ पे आईजीबीटी समझ जाओगे। ठीक है, ये है आपके वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, ये आपका 7-8 की सीरीज का है, ये 7-9 की सीरीज का है। 7-8 की सीरीज का जो होगा वो आपका पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, जो 7-8 मतलब 7-8 की सीरीज और 7-9 की सीरीज की जो आईसी होती है हम लोगों की 3 पिन आईसी, इनको हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। मतलब अब मान के चलो कि आपका इनपुट वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट, या फिर आपका इनपुट वोल्टेज आ रहा है मान के चलो 15 वोल्ट डीसी, और आपको आउटपुट चाहिए सिर्फ 12 वोल्ट डीसी और एक्यूरेट 12 वोल्ट डीसी चाहिए, तो आप लोग वहां पे क्या काम करोगे, आप लोग वहां पे चाहो तो सिर्फ एक ही वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज कर सकते हो। इनको वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोला जाता है। 7805 हो गया, इसी तरीके से ये आते हैं आपके 7809 में, 7812 में, 7812 ये यहाँ पे इनके नंबर्स हैं, और उसके बाद 7824 भी आता है। ठीक है, अब 7-8 तो आपको सब में सेम मिल रहा होगा, उसके अलावा यहाँ पे 5, 9, 12 और 24 इस तरीके से है। अब इसका मतलब क्या होता है, 7805 का मतलब ये है कि इसमें इनपुट वोल्टेज चाहे कितना भी आए, आउटपुट ये सिर्फ 5 वोल्ट डीसी ही निकालेगा। आउटपुट यहाँ पे ये सिर्फ 5 वोल्ट डीसी आगे पास करेगा, बाकी को वहीं पे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पे 7809 है, ये क्या काम करेगा, इनपुट वोल्टेज चाहे कितना भी आ रहा हो, चाहे 15 वोल्ट डीसी आ रहा हो, 20 वोल्ट डीसी आ रहा हो, ये आपका आउटपुट जो है सिर्फ 9 वोल्ट देगा, बाकी के ब्लॉक कर देगा बाकी वोल्टेज को। अब यहाँ पे 7812 जो है वो आपका ये क्या काम करेगा,
ये इनपुट वोल्टेज 15-20 वोल्ट जो भी हो, आउटपुट में सिर्फ 12 वोल्ट ही पास करेगा, उससे बाकी के वोल्टेज को वहीं पर ड्रॉप कर देगा, वहीं पर ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को यूज करने का। अगर आप लोग पॉजिटिव सप्लाई में यूज करना चाहते हो, पॉजिटिव सप्लाई को रेगुलेट करना चाहते हो, तो आप लोग 7-8 की सीरीज का यूज करोगे। अगर आप लोग नेगेटिव सप्लाई को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हो, रेगुलेट करना चाहते हो, तो आप लोग 7-9 की सीरीज का यूज करोगे। बाकी यहाँ पर भी आपको वही मिलेंगे। ठीक है, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट में भी आते हैं। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप लोग लाइब्रेरी से सर्च कर सकते हो। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे कैपेसिटर का भी होता है। कैपेसिटर का क्या है, अब एक तरीके से ना मान के चलो कि भाई आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए 16 वोल्ट डीसी, तो आप लोग अब क्या काम करोगे, कैपेसिटर यूज करोगे आप लोग 25 वोल्ट का। आप लोग यूज कर सकते हो 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट। आपको चाहिए मान के चलो 12 वोल्ट आउटपुट डीसी, तो आप लोग क्या काम करोगे 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफेराड का आप लोग यूज कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटर यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं। और रजिस्टर जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V = IR। ठीक है, अब V क्या है, हम लोगों का वोल्टेज है, I क्या है, हम लोगों का करंट है, और R है हम लोगों का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी तरीके से वोल्टेज निकालना है तो V = IR कर दोगे। ठीक है, करंट निकालना है तो V अपॉन में क्या काम कर दोगे, आप लोग R नीचे ले आओगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जो भी आपको वोल्टेज चाहिए आप लोग सिंपली कैलकुलेट कर लो, और रजिस्टर की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजें यहाँ पे अभी समझ लेंगे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया एक तो यहाँ पे टर्मिनल। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अक्सर यूज करते हैं रेक्टिफायर। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि भाई दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं हम लोगों के। एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है हम लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है हम लोगों का, वो सिर्फ हाफ वेव को, एसी की जो हाफ, मतलब एसी में क्या होता है ना, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनती है इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की वेव फॉर्म बनेगी आपकी साइनोसॉइडल में। ओके, और जो हमारी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, जब हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई डीसी बिल्कुल प्योर इस तरीके से हमको मिले। ठीक है, एक बिल्कुल सिंगल लाइन में कोई भी इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होती है हम लोगों की डीसी। लेकिन जब हम लोग एक डायोड यूज करते हैं अपने सर्किट में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डायोड यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग एक डायोड यूज करने पे सिर्फ एसी की एक ही वेव को रेक्टिफायर कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारी एसी की साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है वो पॉजिटिव में भी जाती है, वो नेगेटिव में भी जाती है। ठीक है, अब मान के चलो ये लाइन है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव, तो आपका जो वेव फॉर्म होगी वो पॉजिटिव भी जाएगी या नेगेटिव भी जाएगी। इस तरीके से साइकिल बनता है। ठीक है, इस तरीके से साइकिल बनता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि एक डायोड यूज करने से सिर्फ एक ही साइकिल आपकी रेक्टिफायर होगी, दूसरी साइकिल आपकी रेक्टिफायर नहीं होगी, तो इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। जब हम लोग बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हम लोगों का पूरी वेव जो है वो रेक्टिफायर होती है। ठीक है, फुल वेव हम लोगों की यहाँ पे रेक्टिफायर हो जाती है। और फुल वेव रेक्टिफायर में आप लोग दो डायोड यूज कर सकते हो, आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर यूज कर सकते हो। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है, ब्रिज रेक्टिफायर बनता है 4 डायोड को यूज करके। अब जब आप लोग स्कीमेटिक बनाओगे तो आप लोग 4 डायोड अलग अलग लेके रेक्टिफायर बना सकते हो, ब्रिज रेक्टिफायर, या फिर आप लोग एक ब्रिज रेक्टिफायर सेलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, यहाँ पे रेक्टिफायर हम लोग सेलेक्ट कर ले, मतलब सर्च कर लेते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका एक तो मुझे जो लाइव व्यू होता है, ठीक है, कि भाई कैसा दिखेगा वो मुझे यहाँ पे मिल गया। उसका पीसीबी लेआउट में कैसे इसका मतलब फुटप्रिंट क्या होगा वो मुझे मिल गया, और यहाँ पे मुझे सिंबल मिल गया और ये मेरे कर्सर पे अटैच भी हो गया। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ये ब्रिज रेक्टिफायर जी आ गया हम लोगों के कर्सर पे। हम लोग इसको यहाँ पे इंसर्ट कैसे करेंगे, सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस से, या फिर अगर आपके पास कीबोर्ड के ऊपर कर रहे हो आप लोग तो क्लिक कर दो, और उसके बाद अपने माउस में आप लोग, माउस है अगर आपके पास तो आप लोग राइट क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये आपका जो सिंबल है ना, मान के चलो ये है, इंसर्ट किया, एक क्लिक किया, ये अब भी मेरे कर्सर पे यहाँ पे अटैच है। अब मैं क्या काम करूँगा, अपने
माउस में राइट क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। डिलीट करना है इसको तो आप लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कैसे करोगे, अपने माउस से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो, इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लो। अब ये रेड हो गया, अपने कीबोर्ड में डिलीट का बटन प्रेस कर दो, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद अब ये देखो, मैं आपसे बात कर रहा था ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में, तो जी ये आ गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, आप इसको इनपुट एसी वोल्टेज दो, मान के चलो यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट या फिर 13 वोल्ट एसी आ रहा है किसी ट्रांसफॉर्मर से, किसी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में मैंने क्या काम किया, मैंने उसको इनपुट तो दिया 220 वोल्ट एसी, और वो ट्रांसफॉर्मर था मान के चलो 12012 का। 12012 का मतलब क्या हुआ, आउटपुट में 3 वायरें होंगी उस ट्रांसफॉर्मर में, और उन 3 ट्रांसफॉर्मर से हम लोगों को एक से 12 मिलेगा, दूसरे से 12 मिलेगा, और बीच वाली जो वायर होगी उससे 0 वोल्ट मिलेगा। उसको बोला जाता है 12012 का ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यह आउटपुट है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो 12 वोल्ट जो है उन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देंगे, और जो 0 वोल्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। या फिर आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, चलो वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग मान के चलो कि 2 ही वायर है आप लोगों की, 12 का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। 12 का जो है उसको हम लोग अभी ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे तब हम लोग समझ लेंगे। जो 12 या फिर जो 12 का ट्रांसफॉर्मर है, 12 का भी आएगा, 12 में सिर्फ 2 ही वायर होंगी ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट में। अब मान के चलो कि भाई यहां से हम लोगों ने एक काम किया, जो एसी यहाँ पे 1 नंबर का टर्मिनल है ना एसी में, ठीक है, यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट वाला कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो मैं इसको कनेक्ट कर ही दूं, क्या कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और उसके बाद एक क्लिक तो कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। ये 1 नंबर जो है ना इसकी सीधा मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, उसके बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब जैसे ये इस टर्मिनल पे ये लाइन आएगी हम लोगों की, तो यहाँ पे देखो एक डॉट बन जाएगा, मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो गई। उसके बाद जो दूसरा वाला एसी का टर्मिनल है 3 नंबर वाला, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे लाते हैं और एक क्लिक यहाँ पे कर देते हैं, एक क्लिक यहाँ पे कर देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये वायर यहाँ पे कनेक्ट होगी, मतलब जुड़ गई होगी, तो ये वायर यहाँ पे जुड़ी नहीं है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। अगर जुड़ी हुई होती तो यहाँ पे डॉट बन जाता, ठीक है। अभी हम लोग वो भी करके देखेंगे। या फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक वायर ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे रेड कलर का एक डॉट बन गया, ठीक है। अभी जो आपको हमारे कर्सर पे रेड कलर का ये मतलब प्लस का आइकन जो आपको शो हो रहा होगा ना, इसका मतलब ये है कि हमारे कर्सर पे अब भी वायर अटैच है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहीं से भी लेके आएंगे तो हम लोग वायर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने कर्सर से वायर रिमूव करनी है तो आप लोग अपने जो माउस है, माउस पे आप लोग राइट क्लिक कर दो, रिमूव हो जाएगा। या फिर यहाँ पे भी अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इन वायर्स को तो पहले डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस रेक्टिफायर में आपको 2 टर्मिनल मिलेंगे अब, ठीक है। अब रेक्टिफायर को एसी मिला, अब इस रेक्टिफायर ने क्या काम किया, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। ये आईसी टाइप ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ये क्या काम करेगा, आप आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये प्लस से आपको प्लस मान के चलिए 12 वोल्ट आपका एसी आ रहा था, तो यहाँ पे प्लस से आपको 12 वोल्ट एसी मिल जाएगा, और माइनस से आपको 0 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अब इस रेक्टिफायर ने क्या काम किया, आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन रेक्टिफायर जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो वो जो आपकी डीसी होती है ना, वो बिल्कुल प्योर डीसी नहीं होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब वो ना आपका फ्लक्चुएशन रहती है उस डीसी में, ठीक है। तो उस डीसी को प्योर डीसी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर का। कैपेसिटर का काम ही फिल्टर करना होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग उसको, तो वो फिल्टर करता है। अगर आप लोग नॉर्मल इस एसी से सिर्फ आपको कॉन्टैक्टर्स, मतलब जो हमारे डीसी के कॉन्टैक्टर वगैरह होते हैं ना, या फिर डीसी की कोई नॉर्मल कॉइल है आप लोगों की, उसको तो आप लोग चला सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, आपको कोई एलईडीज वगैरह है, आगे आईसी वगैरह कुछ ऐसी लग रही है आपकी, या फिर बाकी का जो आपका सर्किट है, उसको अगर आपको चलाना है तो जी आपका ये काम नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है ना इस डीसी में, वो आपका काम नहीं करेगी, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को खराब कर देगी। तो वहाँ पे आपको चाहिए होगी प्योर डीसी। तो प्योर डीसी मिलेगी आप लोगों को कैपेसिटर से, ठीक है। जो आपका कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर से आपको प्योर डीसी मिलेगी। वो कैपेसिटर आपके
इस फ्लक्चुएशन को ख़त्म कर देगा और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइट देगा, बिल्कुल मतलब यहाँ पे लाइन देगा और बिल्कुल प्योर डीसी मिलेगी आप लोगों को। कोई भी फ्लक्चुएशन इस डीसी में आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। ओके, ये बात आ गई समझ में। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाना सीखते हैं डायोड की हेल्प से। ठीक है, इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई ब्रिज रेक्टिफायर बना करके दिखाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, एक डायोड ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे कर्सर पे आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक डायोड ये हो गया, एक डायोड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और सिंपली एक डायोड यहाँ पे ले लेते हैं और एक डायोड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ओके। और बाकी अब ये जो कर्सर में हम लोगों के डायोड है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं एक काम करूँगा, देखो ये जो डायोड है, इस डायोड को देखो आप लोग, जो ये वाला डायोड हम लोगों ने लिया, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम लोगों को मिल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, इस डायोड से यहाँ से मिल रहा है पॉजिटिव और यहाँ से मिल रहा है नेगेटिव। अब जो ये 4 डायोड है ना, इस 4 डायोड से भी हम लोगों को यही चीज बनानी है। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर में भी यही चीज बनी हुई है, 4 ही डायोड यूज होंगे यहाँ पर भी इंटरनल। ठीक है, यहाँ पे बस ये है कि हमको दिख नहीं रहे हैं। ये एक छोटे से कंटेनर के अंदर ये चारों डायोड डाल दिए गए हैं और बाकी यहाँ पे 4 टर्मिनल निकाल दिए गए हैं। सिर्फ हमको ये ऑप्शन दे दिया कि भाई ये 4 टर्मिनल है, बीच के 2 टर्मिनल पे एसी कनेक्ट कर दो, साइड के जो 2 टर्मिनल है, एक से +24 वोल्ट या फिर प्लस वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ से 0 वोल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर डायोड में देखो क्या होता है, अगर आप लोगों ने डायोड के बारे में पढ़ा है तो डायोड का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है एनोड और ये प्लस वाला टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी तो ये ब्लॉक कर देगा, उसको आगे पास ही नहीं करेगा। ठीक है, और ये होता है कैथोड वाला टर्मिनल, ये कैथोड होता है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्लस की सप्लाई मतलब प्लस वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, ठीक है, चाहे +24 वोल्ट, +5 वोल्ट, +12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, कुछ भी अगर आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये ब्लॉक कर देगा, उसको आगे पास ही नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोगों ने -0 वोल्ट मतलब अगर आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, आगे पास ही नहीं करेगा। उसके लिए आप लोगों को डायोड की वर्किंग समझनी पड़ेगी, डायोड कैसे काम करता है। बीच में एक लेयर बना देता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे मान के चलो 0 वोल्ट कनेक्ट करोगे तो बीच में लेयर बन जाएगी और वो लेयर काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बीच में एक दीवार टाइप की बन जाएगी, जाओ आप कैसे जाओगे, जा ही नहीं सकते। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर प्लस वोल्टेज रहेगा तो वो जो दीवार थी बीच की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इस प्लस वोल्ट को वो आगे पास कर देगा। सेम यहाँ का भी सीन है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने मान के चलो, क्योंकि ये कैथोड है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्लस सप्लाई कनेक्ट कर दी, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी, तो जी यहाँ पे लेयर बन जाएगी आपकी, एक बड़ी सी दीवार बन जाएगी अंदर इसके, और वो प्लस के वोल्टेज को आपका यहीं पे वो ब्लॉक कर देगा। अगर आपका हाई वोल्टेज है और डायोड आप लोग यही यूज कर रहे हो तो आपका डायोड जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि वो लेयर भाई कब तक रोक के रखेगी आपके उस वोल्टेज को। ठीक है, जब उसकी सहनशीलता जो है वो खत्म हो जाएगी तो तुरंत आपका डायोड जो है वो बस्ट बोल जाएगा, तुरंत उड़ जाएगा आपका डायोड। कई बार देखते होंगे आप लोग कि डायोड रजिस्टर्स ये सब उड़ जाते हैं हम लोगों के। क्यों उड़ जाते हैं? उनकी क्षमता ही खत्म हो जाती है भाई, जिस वैल्यू के हैं वो। अब मान के चलो मेरी क्षमता है कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, 50 किलो वजन आराम से मैं उठा करके इधर उधर लेके जा सकता हूँ, और मैक्सिमम 60 किलो वजन में उठा सकता हूँ। अब अगर मेरे ऊपर कोई 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो का वजन रख दे तो मेरा क्या हाल होगा, है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब उठ नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के साथ में भी होता है, चाहे वो डायोड हो, रजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो, आईजीबीटी हो, कोई सा भी हो। ठीक है, या फिर हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी क्यों ना हो। ओके, ये चीज समझो आप लोग। अब ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब सेम चीज, अब ये देखो मैंने क्या कहा आप लोगों से कि भाई यहाँ पे अगर आप लोग सप्लाई कनेक्ट करोगे पॉजिटिव तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको 4 डायोड हम लोगों ने यूज किए हैं, हमको एक तो चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, एक तो चाहिए हम लोगों को पॉजिटिव सप्लाई और एक चाहिए हमको नेगेटिव सप्लाई। नेगेटिव सप्लाई कहां से मिलेगी? वो मिलेगी एनोड से, यानी कि यहां पे नेगेटिव कनेक्ट करेंगे तो आउटपुट में नेगेटिव मिलेगा, और अगर यहां पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो यहां से हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने करना क्या है, यहां पे लेनी है सबसे पहले वायर, और जो इसके कैथोड है, 2 डायोड के कैथोड हम लोगों ने कनेक्ट कर देने आपस में, और 2 डायोड के जो एनोड है वो कनेक्ट कर देने हैं आपस में। उसके बाद अब ये जो डायोड है, इस डायोड का जो कैथोड है उसको इस वाले डायोड के एनोड के साथ में, और इसका जो कैथोड है उसको इस वाले डायोड के एनोड में कनेक्ट कर देना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, जो हम लोगों की एसी सप्लाई है ना, यहीं से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक टर्मिनल कनेक्ट कर देना है यहाँ पे और एक कनेक्ट कर देना है हमको यहाँ पे। अब होगा क्या, ये जो एसी है ना आपकी, ये तो एसी है, ठीक है। अब ये एसी सप्लाई जब ये ब्रिज रेक्टिफायर से जब डीसी में बनेगा तो वहां पे क्या होगा कि यहां से हमको मिल जाएगा 0 वोल्ट, यहां से हमको मिल जाएगा +वोल्ट, ठीक है। पॉजिटिव सप्लाई जो भी हो आपकी 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट जो भी हो वो आपको मिलेगी यहां से कैथोड से, और एनोड से मिलेगा आपको 0 वोल्ट, क्योंकि ये जो डायोड है ये पॉजिटिव सप्लाई तो यहाँ पे एनोड की तरफ देंगे नहीं, ठीक है। पॉजिटिव को तो ये ब्लॉक कर देंगे, सिर्फ नेगेटिव को पास करेंगे। सेम इसी तरीके से ये जो डायोड है यहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव को ही पास करेंगे कैथोड की तरफ, ठीक है। एनोड से कैथोड की तरफ पॉजिटिव सप्लाई को पास करेंगे, नेगेटिव को ब्लॉक कर देंगे, नेगेटिव को यहाँ भेजेंगे और यहाँ से आपको ये इन दोनों ही डायोड्स के एनोड पे मिलेगा 0 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पर भी यही किया गया है, ठीक है। आपका जो ये एसी के 1 और 3 वाले टर्मिनल है ना, ये यही वाले टर्मिनल है, 2 डायोड के बीच के यहाँ पे मतलब टर्मिनल्स हैं। और ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है यहाँ पे 2 डायोड कनेक्ट किए हुए हैं और यहाँ से इनका कैथोड निकाल दिया बाहर, ठीक है। ये 2 नंबर हो गया, यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 डायोड के एनोड कनेक्ट कर रखे हैं माइनस पे, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 वोल्ट। तो ये बन गया आपका एक ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड को यूज करके। अगर अब आपसे कोई बोलता है कि भाई ब्रिज रेक्टिफायर बनाओ, आराम से बना सकते हो आप लोग। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, चलो इसको मैं तो डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई अब ब्रिज रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर ही दिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इस जो डीसी हमको मिल रही है यहाँ से, उस डीसी में मतलब बहुत सारे यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हैं। भाई मुझे तो प्योर डीसी चाहिए, तो प्योर डीसी के लिए क्या काम करूँगा मैं यूज़ करूँगा कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये कैपेसिटर्स हैं हम लोगों के पास। या फिर मैं एक काम करता हूँ, लाइब्रेरी में जाता हूँ, लाइब्रेरी में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 16 वोल्ट का कैपेसिटर लेता हूँ, सर्च करता हूँ, ठीक है। सर्च रिजल्ट में मेरे को कुछ यहाँ पे ओह कुछ और ही मिल गया ये तो, ठीक है। कैपेसिटर आएंगे, कैपेसिटर ढूंढते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, यहाँ पे 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर सर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटर आने चाहिए हम लोगों के, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। इसका हम लोगों को प्रीव्यू भी देखने को मिल रहा है, इसका हम लोगों को जो फुटप्रिंट है वो भी मिल रहा है। ये फुटप्रिंट होते हैं, ठीक है, ये सिंबल है हम लोगों का। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अब कैपेसिटर में 2 टर्मिनल होते हैं हम लोगों के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब आप लोग जब किसी भी कैपेसिटर में देखोगे तो उस कैपेसिटर में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल अलग मतलब अलग ही दिख जाएंगे, छोटे बड़े होते हैं। दूसरा कैपेसिटर में बना हुआ भी होता है कि भाई कौन सा नेगेटिव वाला होगा। नेगेटिव जब आपको पता लग ही जाएगा तो पॉजिटिव आप लोग अपने आप ही पता कर सकते हो। दूसरा क्योंकि 2 ही टर्मिनल होते हैं, 2 ही वायर निकली हुई होंगी कैपेसिटर में से, तो एक अगर आपको पता लग गया कि ये नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव ही होगा। तो अब क्या काम करना है, कैपेसिटर में यहाँ पे जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है ना, इस ब्रिज रेक्टिफायर में जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसको आप लोगों ने कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर देना है, और ब्रिज रेक्टिफायर का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इसको नेगेटिव के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ओके, अब मान के चलो कि इनपुट वोल्टेज है मेरा यहाँ पे 16 वोल्ट, ये हो गया 16 वोल्ट। अब यहाँ पे मेरे को मान के चलो कि भाई आउटपुट मिल रहा है हमारा 16 वोल्ट डीसी, ठीक है, यहाँ पर भी मिल रहा है मेरे को। अब यहाँ पे आउटपुट में अब मुझे जो मिलेगा वो प्योर 16 वोल्ट डीसी मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, टैक्स ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मान के चलो मैं इसको दे भी देता हूँ कि भाई ये डीसी है, और उसके बाद ये जो है हम लोगों का 16 वोल्ट ये है एसी, ठीक है। 16 वोल्ट एसी, 16 वोल्ट डीसी, इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे अपने मतलब किसी भी टेक्स्ट को इधर उधर करना है ना आप लोगों ने, तो उस पर आप लोग अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखो और इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो कहीं पर भी। ओके, अब 16 वोल्ट है, मुझे चाहिए कितना,
मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ 12 वोल्ट आउटपुट में, 12 वोल्ट से ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए। तो अब मैं एक काम करूँगा, मैं लगाऊंगा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ठीक है, ये हम लोगों की। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 7812 ले लेता हूँ। ओके, तो 7812, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये है 7812, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को 7812 की आईसी होती कैसी है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं आईसी 7812। ओके, ये हम लोगों की जी 7812 की आईसी। ठीक है, ये वाली होती है। ओके, इसमें फर्स्ट जो पिन है आपका ये इनपुट होगा, बीच वाला ग्राउंड होगा और सबसे लास्ट वाला आपका ये आउटपुट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है L7812, यहाँ पे C भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 वोल्ट आउटपुट देगा ये आप लोगों को। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 78 की सीरीज का है, 12 का मतलब 12 वोल्ट देगा, 05 होता तो यहाँ पे 0 वोल्ट देता, ओ सॉरी 5 वोल्ट देता। ठीक है, तो इनपुट में हम लोग अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हम लोग 0 वोल्ट के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक तो है 3 नंबर, ठीक है, और एक है हम लोगों का यहाँ पे 0 नंबर। ओके, ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमको जो आउटपुट मिलेगा ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ले करके और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ले आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से मिलेगा हम लोगों को +12 वोल्ट, यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 0 वोल्ट। तो इस तरीके से हमको अब आउटपुट में जो सप्लाई मिलेगी वो मिलेगी 12 वोल्ट डीसी। ओके, ये हो गया हम लोगों का। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, कैसे हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर सेलेक्ट करना है, कनेक्शन कैसे करने हैं, कैपेसिटर हम लोगों को कैसे सेलेक्ट करना है, उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे। और हाँ, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अगर आपको अगला भी डिटेल लेक्चर चाहिए ना, तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को कि भाई आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, तभी जा करके मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं बनाने वाला हूँ। क्योंकि आपके जो फीडबैक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए। हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के फीडबैक्स पढ़ करके और आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, हमें जरूर बताया करो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए और आपको जो लेक्चर्स हैं वो रियली पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स का आप लोगों को पता लग गया। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी है। अब इस 12 वोल्ट डीसी को यूज करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक टर्मिनल अगेन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इस वायर को जो है ना यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, इन दोनों टर्मिनल से अब मुझे 12 वोल्ट डीसी मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको भी एडिट कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी हम लोग लिख सकते हैं। ये मैं एक बिल्कुल बेसिक सा सर्किट बना रहा हूँ। ओके, बेसिक सा स्कीमेटिक बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। होने को तो यहाँ पे आप लोग जेनर डायोड भी यूज कर सकते थे। जेनर डायोड अब क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तो देखो आपको पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप लोग पीसीबी डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो। ठीक है, जेनर डायोड जो होता है उसको भी हम लोग रेगुलेट करने के लिए अपने डीसी सप्लाई को, या फिर हम लोग जो रिवर्स वोल्टेज होता है ना हम लोगों का उसको ब्लॉक करने के लिए भी हम लोग डायोड को भी यूज़ करते हैं, जेनर डायोड को भी यूज़ करते हैं हम लोग, एज अ रेगुलेटर भी यूज़ करते हैं हम लोग जेनर डायोड को। ओके, तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ही बेसिक सा सर्किट यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये बन गया हम लोगों का स्कीमेटिक। ओके, यहाँ तक हम लोग इसको इस स्कीमेटिक को यहीं तक छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेव हो गया, सेव सक्सेसफुली हम लोगों को शो हो रहा था। उसके बाद हम लोग अब एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिजाइन पे आएंगे और कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे क्लिक करेंगे। क्योंकि ये तो हम लोगों की स्कीमेटिक बन गई, अब हमको इसको पीसीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे न्यू पीसीबी में यूनिट, एमएम में या फिर मिली में, ये आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो।
कॉपर लेयर कितनी चाहिए वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी लेयर्स वगैरह, कॉपर लेयर्स, इसका फ़ायदा क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस में पहुँच जाएंगे। उसके बाद बोर्ड आउटलाइन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी एक्सेस वगैरह अगर आप लोगों को पता है कि भाई क्या रखनी है आप लोगों ने, वो कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये हम लोगों का यहाँ पे लेआउट, इसी लेआउट के अंदर हम लोग अपने इन कंपोनेंट्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपना ब्रिज रेक्टिफायर लगाता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे ले आते हैं। ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे टर्मिनल्स हैं इनको भी हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं। एक हो गया हम लोगों का यहाँ पे, दूसरा आ जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर को भी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को भी ले लेता हूँ। ओके, इसको अगर मैं चाहूँ तो रोटेट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रोटेट फ्लिप कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, एंड इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये खुले खुले हो जाएंगे कंपोनेंट हम लोगों की। ओके, इस तरीके से। बाकी अगर आप लोग अब यहाँ पे इसका साइज, इसको रीसाइज करना चाहो तो इस तरीके से रीसाइज भी कर सकते हो कंपोनेंट्स को। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कंपोनेंट्स को। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अब होल करने हैं पीसीबी में, ताकि अगर आप लोग इस पीसीबी को कहीं पर माउंट करना चाहो तो आप लोग माउंट कर पाओ, तो आप लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे एक टूल होता है हम लोगों के पास होल का। आप लोग इस होल वाले टूल को सेलेक्ट करो और एक होल आप लोग मतलब कहीं पर भी कर सकते हो। वैसे मैं एक काम करता हूँ, एक होल यहाँ पे कर देता हूँ, एक होल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक होल मैं कर देता हूँ इसका यहाँ पे। ठीक है, और एक होल मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा हमारे कर्सर से। उसके बाद यहाँ पे अब ये जो कंपोनेंट आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये भी कनेक्ट नहीं है, पीसीबी लेआउट में कनेक्ट नहीं है। ये आपका स्कीमेटिक में तो कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये पीसीबी लेआउट में कनेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें इनकी राउटिंग करनी पड़ेगी। अब राउटिंग आप लोग चाहो तो मैनुअल कर सकते हो या फिर ऑटो में कर सकते हो। मैनुअल कैसे होगा, यहाँ से आप लोग ट्रैक सेलेक्ट कर लो और इस तरीके से सेलेक्ट करके आप लोग इनको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब ये मान के चलो ये वाला जो टर्मिनल है ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये वाला यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसी तरीके से ये यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा। अगर आप लोग चाहो तो मैनुअल कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो ऑटो राउटिंग भी कर सकते हो। ऑटो राउटिंग कैसे होगी, यहाँ पे राउट पे आ जाओ, राउट पे आने के बाद यहाँ पे ऑटो राउट पे क्लिक करो। ऑटो राउट पे आने के बाद यहाँ पे रियल टाइम डिस्प्ले, ये सब चीज़ें आप लोगों को शो होंगी। और लेयर वगैरह अगर आप लोगों को कुछ चाहिए या फिर यहाँ पे कुछ नेट्स आप लोगों को स्किप करने हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है एंड यहाँ पे 13 यहाँ पे आपके पिंस वगैरह हैं टोटल, जो मतलब यहाँ पे जो छोड़ दिए इसने वो 0 और फेल्ड 0 यहाँ पे शो कर रहा है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब इसकी राउटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे दो लेयर आप लोगों को शो हो रही होंगी, एक तो रेड और एक ब्लू। अब रेड वाले पे अगर क्लिक करोगे ना, तो रेड वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे लेयर में आपको शो होगा टॉप लेयर, यानी कि ये जो आपका, अब देखो ये पीसीबी में क्या होता है कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल कॉपर की एक छोटी सी मतलब पतली सी पत्ती से ये यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका ये पीसीबी के टॉप लेयर है। टॉप लेयर में ये एक मतलब पीसीबी में टॉप में एक लेयर बनी होगी यहाँ पे कॉपर की, और ये टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दिए इस तरीके से। ठीक है, अब जो ब्लू कलर की जो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है ना, ये आपका बॉटम लेयर है, यानी कि इस पीसीबी के पीछे की तरफ से ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट किए गए हैं। और जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ये दोनों टर्मिनल्स पीसीबी के ऊपर की तरफ से कनेक्ट की गई हैं। इसका मतलब सीधा सा ये होता है। ठीक है, अगर आप लोग मान के चलो कोई आपका ये मान के चलो कि भाई पावर के टर्मिनल हैं, तो आप लोग इनका ना वो बढ़ा भी सकते हो, विड्थ वगैरह। मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50, एंटर करता हूँ तो देखो इसका जो विड्थ है वो बढ़ गया अब। ठीक है, नॉर्मल से बढ़ गया ना। एक काम करता हूँ मैं, इसको भी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 50 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 50, ये भी बढ़ जाएगा। अगर आप लोग चाहते तो ऑटो राउटिंग में भी ये सब चीज़ें कर सकते थे। बाकी वो ऑटो राउटिंग में अगर नहीं करनी है, अगर कुछ एक ही लाइंस आप लोगों को या फिर कुछ एक ही यहाँ पे अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई, क्योंकि ये भी लोड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम लोग
अपने इलेक्ट्रिकल में करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में लोड के अकॉर्डिंग हम लोग वायर सेलेक्ट करते हैं, कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। लोड के अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पे राउटिंग ये सब चीज़ें करोगे। जहाँ पे आप लोग 5 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसे आप लोग कंट्रोल कर रहे हो तो वहाँ पे नॉर्मल रख सकते हो आप लोग। लेकिन जहाँ पे आपका हाई लोड है, जहाँ पे 12 वोल्ट में भी आपका मान के चलो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस तरीके से अगर लोड चल रहा है, और 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर को आप लोग लो वोल्टेज मत समझना। एसी में 1 एम्पियर 2 एम्पियर तो मार देता है इंसान को। जहाँ 1 एम्पियर 2 एम्पियर का लोड चल रहा हो और वहाँ पे अगर आप लोगों ने मान लो किसी ने भी ह्यूमन बॉडी अगर वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है और वो बॉडी अर्थ हो जाती है अगर, तो वो ख़त्म कर देगी इंसान को, ठीक है, तुरंत ही। ओके, थोड़ा बहुत टाइम लेगा और हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये हो गया, ये होता है हम लोगों का पीसीबी लेआउट। ओके, इसका काम इतना यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसको भी सेव कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सेव करने के बाद 2D 3D ये 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो अगर आप लोग 2D पे क्लिक करोगे तो जी ये है आपकी 2D पीसीबी, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से साइड में, और इसको भी यहाँ से कर देते हैं हम लोग साइड में। अब देखो ये है आपकी पीसीबी 2D में। अब ये देखो ये है आपका यहाँ पे टॉप लेयर, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये ऊपर की तरफ से कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये आपका टॉप लेयर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे, ये फोटो व्यू आ रहा है ना, यहाँ पे अपना लेआउट पे आते हैं हम लोग। ये लेआउट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ 3D व्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। 3D व्यू पे क्लिक करते ही अच्छा ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का यहाँ पे कंपोनेंट 3D में है नहीं इन लोगों के पास, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टॉप लेयर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रैक आप लोगों को दिख रहा है ना, ये तो हो गया आपका टॉप लेयर कि भाई ये टर्मिनल्स टॉप लेयर से कनेक्ट है। उसके बाद अब आ जाओ आप लोग बैक साइड में। बैक साइड में अब देखो ये वाले टर्मिनल जो हैं ये आपका बैक जो लेयर थी वहाँ से कनेक्ट है, जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहा था, ठीक है। ये भी बैक लेयर है, ये भी आप लोगों का बैक लेयर है, और ये वाला भी आपका बैक लेयर है। ओके, और ये जो होल किए हुए थे हम लोगों ने, अब ये होल भी आप लोगों को पीसीबी में मिलेंगे जब आप लोग इस पीसीबी को ऑर्डर करोगे तो। और यहाँ पे आप लोग स्क्रू में कहीं पर भी इसको माउंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका होता है ब्रिज रेक्टिफायर। देखो यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर इस तरीके से, इसमें AC DC नहीं लिखा होगा, प्लस माइनस का मतलब होगा कि ये आउटपुट है आपका, ठीक है। यहाँ से आपको DC मिलेगा। और जो ये AC का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है ना, ये आइकन बना हुआ है AC का, यहाँ पे आप लोग सिंपली AC सप्लाई अपने कनेक्ट कर दोगे। ये आपकी वोल्टेज रेगुलेटर IC हो गई, यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगेगा। और ये है जी आप लोगों का यहाँ पे टर्मिनल्स, ठीक है, P1 और P2। P1 पे AC सप्लाई कनेक्ट करोगे, और P2 पे आप लोग यहाँ पे DC आप लोगों को मिलेगा 12 वोल्ट, ठीक है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया होगा वोल्टेज रेगुलेटर IC, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर से आ जाते हैं अपने लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद अब आप लोग एक काम करोगे, यहाँ पे फाइल पे आओगे, और फाइल पे आने के बाद यहाँ पे जनरेट पीसीबी फैब्रिकेशन या फिर गर्वल फाइल आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको मतलब यहाँ पे गर्वल फाइल चाहिए इन फ्यूचर के लिए तो, या फिर गर्वल फाइल आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, बिल ऑफ मटेरियल और गर्वल फाइल, और उसके बाद यहाँ पे पिक एंड प्लेस फाइल। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, गर्वर फाइल, और यहाँ पे चेक करना है अपने सर्किट को, तो यहाँ पे यस चेक DRC, या फिर अगर आपको पता है कि भाई आप लोगों ने सही बना रखा है तो आप लोग नो जनरेट गर्वर पे क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में मेरे को पता है कि भाई मैंने सही बना रखा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे नो जनरेट गर्वर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई क्वांटिटी वगैरह क्या है। मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ भाई 100 पीसेस डाल देता हूँ। पीसीबी की थिकनेस क्या रहेगी आपकी, वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो 1.62, जो भी आपकी थिकनेस रहे। पीसीबी का कलर क्या चाहिए आप लोगों को, वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। ये लोग ऑफर करते हैं, वैसे मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सरफेस फिनिशिंग क्या चाहिए आपको, विद लेड में चाहिए, क्या चाहिए, कॉपर वेट क्या चाहिए आप लोगों को, वो आप लोग कर सकते हो। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे जनरेट गर्वर पे क्लिक कर दो, एक जिप फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखो गर्वर पीसीबी न्यू, ये एक फाइल डाउनलोड हो गई है। उसके बाद जो आपका बिल ऑफ मटेरियल और पिक एंड प्लेस की जो फाइल है, अगर आपको सिर्फ पीसीबी ऑर्डर करनी है, मतलब कि इस टाइप की पीसीबी अगर आपको चाहिए कि भाई आप ये चाह रहे हो कि भाई मुझे इस टाइप की पीसीबी कोई मैन्युफैक्चरर बना के दे दे, कंपोनेंट वगैरह तो मैं खुद ही असेंबल कर दूंगा, तो आप लोग क्या काम करोगे, उसको सिर्फ गर्वर फाइल दे दो, वो आपको इस टाइप की पीसीबी जो है वो बना के दे देगा। ओके, अगर आप ये चाहते हो कि भाई नहीं मैन्युफैक्चरर मुझे इस टाइप में बिल्कुल कंपोनेंट्स को असेंबल करके दे,
तो फिर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेंगी। वो है, एक तो है जी यहाँ पे आपका बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो सभी कंपोनेंट्स की डिटेल्स चाहिए होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट BOM पे क्लिक करता हूँ और क्या क्या चाहिए, पिंस, 3D मॉडल, JLC PCB पार्ट क्लास, और यहाँ पे कंट्रीब्यूटर, इमेज, लिंक, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, एक एक्सेल फाइल हम लोगों के सिस्टम में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे आ गया। जिन लोगों ने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखा हुआ है ना, उन लोगों को पता होगा बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, क्योंकि 1000 बार बता रखा है मैंने उसमें, क्योंकि जगह जगह बिल ऑफ मटेरियल का वहाँ पे यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज। उसके बाद एक होता है पिक एंड प्लेस फाइल। अब पिक एंड प्लेस फाइल जो होती है ना आप लोगों की, वो हेल्प करती है आपके मशीन को, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे मान के चलो 10,000 PCBs ऑर्डर कर दिए, तो कंपनी का तो भाई प्रॉमिस है, कंपनी आपको 5 दिन के अंदर 10,000 PCBs बनानी है, आपको डिलीवर करनी है। मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर PCB आपके घर पे होंगे, ठीक है, कंपनी तो ये वादा करती है। तो 10,000 PCBs इतनी जल्दी कंपनी कैसे बनाएगी? तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, सब कुछ मशीन करती है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ मशीन ही ने ही करना है। ह्यूमन बॉडी ने तो सिर्फ ये कंपोनेंट मशीन में डाल देने हैं और बाकी मशीन ने खुद ही सेलेक्ट करना है आपके जो भी आपने यहाँ पे पिक एंड प्लेस और बिल ऑफ मटेरियल की जो फाइलें दी है उसके अकॉर्डिंग। अब जो पिक एंड प्लेस की जो फाइल है, ये हेल्प करती है मशीन को ये समझने में कि भाई कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे असेंबल करना है, कहाँ पे कनेक्ट करना है। वरना मशीन को क्या पता, मान के चलो मशीन को ये तो पता लग गया भाई आपकी पीसीबी का साइज क्या है। अब आपकी पीसीबी में जो P1 वाला टर्मिनल है वो कहाँ पे, यानी कि ऊपर से उसका साइज क्या होगा, एक्यूरेट साइज, ये दोनों पिंस कहाँ पे होंगी, मशीन को कैसे पता लगेगा। सेम इसी तरीके से ये जो आपका गर्बर फाइल है, मशीन को कैसे पता लगेगा कि भाई आपका जो ये रेक्टिफायर है, सॉरी गर्बर फाइल बोल दिया, जो आपका ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर में जो 4 पिंस हैं वो कहाँ पे है पीसीयू में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है, कहाँ पर है, वो कैसे पता लगेगा? वो इस यहाँ पे पिक एंड प्लेस की जो फाइल है यहाँ से पता लगेगा, इससे पता लगेगा, ठीक है। अब मशीन फिर एक्यूरेट आपके इस कंपोनेंट को यहीं पर असेंबल करेगी और यहाँ पर भी जो ये होल है ना, 4 होल होंगे, इन्हीं होल में यहाँ पे असेंबल करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग कोई एरर डाल दोगे ना, कुछ गलत कर दोगे, तो तुरंत एक तो मशीन आपके कंपोनेंट्स को असेंबल ही नहीं करेगी, आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मशीन तुरंत अलार्म जनरेट कर देगी। मशीन अपना नुकसान तो करेगी नहीं, क्योंकि अगर कोई मशीन इस तरीके से ऑटोमेटिक डिजाइन की गई है और अगर कोई शरारत कर दे, मान के चलो पिक एंड प्लेस की फाइल में गड़बड़ कर दे और कुछ साइजेस को चेंज कर दे, तो उस केस में भाई मैन्युफैक्चरर की तो मशीन सीधा सीधा एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे असेंबल करना था, आपने यहाँ की उसमें वैल्यू डाल दी, तो मशीन सीधा पीसीयू में कंपोनेंट को यहाँ पे देके मारेगी, ठीक है। तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हल्का सा भी मशीन को लगेगा कि भाई नहीं ये गड़बड़ है, तो तुरंत मशीन रुक जाएगी, वहीं पे अलार्म जनरेट कर देगी और आपकी पीसीबी, उसके बाद इंजीनियर्स आएंगे, चेक करेंगे, पहले ही पीसीबी देखेंगे कि भाई तो गलत है, रिजेक्ट, पूरा माल रिजेक्ट आपका, ठीक है। तो उस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो एक और एक्सेल फाइल आप लोगों की यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो ये 3 फाइलें हो गई अब आपकी डाउनलोड। एक तो गर्बर है, गर्बर चाहिए आप लोगों को आपको पीसीबी ऑर्डर करने के लिए, ठीक है, ये पीसीबी। अगर आपको असेंबल भी करवाने हैं कंपोनेंट, ठीक है, तो आपको बिल ऑफ मटेरियल और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे पिक एंड प्लेस, ये 2 फाइलें आपको चाहिए रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे JLC PCB पे। अगर अब आपको यहाँ पे ये PCBs मान के चलो JLC PCB से ही ऑर्डर करनी है, या फिर किसी और भी अगर मैन्युफैक्चरर से अगर आप लोगों को ऑर्डर करनी है, तो आपको गर्बर फाइल अपलोड करनी रहेगी। मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये कह रहा है ऐड गर्बर फाइल, तो यहाँ पे मैं ऐड गर्बर फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने गर्बर फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी गर्बर फाइल सेलेक्ट कर ली और ये देखो यहाँ पे अपलोड होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो जो हम लोगों ने पीसीबी डिजाइन करी थी उसी का हमको फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू और बॉटम व्यू दोनों हम लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पीसीबीज कितनी है, वैसे तो देखो यहाँ पे अभी पीसीबीज क्वांटिटी मुझे 5 शो कर रहा है, तो मुझे कैलकुलेटेड प्राइस 5 का शो कर रहा है कि भाई $2 में हमको ये जो कंपनी है ये दे देगी पीसीबी बना करके। और वेट क्या है वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, 0.13 kg का है। मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 100 पीसेस कर देता हूँ, ठीक है। अब कैलकुलेटेड प्राइस क्या हो गया, $33 हो गया। अगर 2 to 3 डेज में चाहिए यहाँ पे पीसीबी, अच्छा
5 to 6 डेज़ में ही बनेंगी ये, ठीक है। यहाँ पे जो बिल्ड टाइम जो है वो यहाँ पे कम है, ओके। तो अब इसका जो वेट है वो बढ़ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 5 पीसीबी कर देता हूँ, $2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पीसीबी असेंबली भी करवानी है ना, तो यहाँ पे इसको आप लोग एक काम करो, चेक कर दो, ठीक है। अब पीसीबी आपको जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे असेंबल करवाने हैं, असेंबल टॉप साइड में करवाने हैं या फिर बॉटम साइड में करवाने हैं। बॉटम साइड मीन्स पीसीबी की पीछे की साइड आपको कंपोनेंट असेंबल करवाने हैं, वो आप लोग बता दो मशीन को, ठीक है, सॉफ्टवेयर को बता दो। तो मैं तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे असेंबल टॉप साइड कर देता हूँ एंड कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे एग्री भी करना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद अब आगे बढ़ जाओगे आप लोग, ओके। आगे बढ़ने के बाद अभी देखो यहाँ पे ये 2 फाइल मांग रहा है, एक तो BOM बिल ऑफ मटेरियल, दूसरा CPL यहाँ पे पिक एंड प्लेस की फाइल मांग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो बिल ऑफ मटेरियल की फाइल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। कर दी हम लोगों ने यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल की फाइल अपलोड। अब मैं एक काम करता हूँ, पिक एंड प्लेस की फाइल भी यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर दी। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई प्लीज़ हेल्प टू सेलेक्ट द करेक्ट यूजेज डिस्क्रिप्शन फॉर योर प्रोडक्ट। अच्छा, ये वैसे ज़रूरत है नहीं, मैं अदर्स पे क्लिक करके अदर ही डाल देता हूँ, ठीक है। एंटर डिस्क्रिप्शन, या फिर एक काम करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ऑफिस अप्लायंस एंड एसेसरी और रिसर्च एजुकेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग उसके बाद प्रोग्रामेबल कंट्रोलर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो 12 वोल्ट DC 16 वोल्ट DC, अच्छा नॉट सिलेक्टेड पार्ट, ये चाहिए भी नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, एक कैपेसिटर है, एक 7812 है और एक यहाँ पे रेक्टिफायर है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन ये थोड़ा सा यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। जनरेट PCBs वगैरह शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ये यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी आपको ये शो करेगा सारी चीज़ें, थोड़ा सा यहाँ पे रेंडर करेगा 3D मॉडल को, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये देखो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद चाहिए P1 P2 अवेलेबल नहीं है इन लोगों के पास फ़िलहाल। तो यहाँ पे अब देखो आप लोग इनका प्राइस का सिस्टम क्या है। यहाँ पे टोटल प्राइस हम लोगों को अब $20.75 शो कर रहा है, ओके। तो ये किस हिसाब से कर रहा है वो भी यहाँ पे शो करेगा। टोटल प्राइस जो है वो $20.75 है। 5 PCBs के लिए सेटअप फी $8 है, स्टेंसिल 1.5 और यहाँ पे हैंड सोल्डरिंग लेबर फी, अच्छा कुछ यहाँ पे हैंड सोल्डरिंग भी होती है तो वो 3.50 है। मैनुअल असेंबली $0.76 है। कंपोनेंट्स $4.91 के कंपोनेंट है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे $20.75 का यहाँ पे आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेव टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं सेव टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो आपका दोनों ही चीज़ें आ गई, ठीक है। जो असेंबली है वो 18.75 है, पीसीबी आपको सिर्फ यहाँ पे $2 की मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आप लोग सिंपली सिक्योर चेकआउट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे 20.75 सब टोटल है हम लोगों का। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स का शिपिंग चार्जेस से रिलेटेड भी क्वेरी रहती है कि सर शिपिंग चार्जेस क्या होंगे। तो देखो जी आप यहाँ पे शिपिंग चार्जेस $52 है। अब ये डिपेंड करता है, देखो स्टैंड आप शिपिंग मेथड कौन सा यूज़ किया हुआ आप लोगों ने, अभी मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो अगर आप लोग DHL एक्सप्रेस इकोनॉमी सेलेक्ट करते हो 4 to 6 बिजनेस डेज का, तो शिपिंग चार्जेस आपके $39.7 हो जाएंगे। अगर आप लोग DHL एक्सप्रेस यूज़ करते हो जो कि 3 to 5 बिजनेस डेज का टाइम लेगा, तो उसमें आपके शिपिंग चार्जेस जो है वो इतने हो जाएंगे। अभी फिलहाल हालांकि हमने सिर्फ 5 ही PCBs यहाँ पे डाली थी तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लोग रजिस्टर्ड एयर मेल के थ्रू अगर ऑर्डर करते हो जो कि आपका 15 to 42 बिजनेस डेज ले सकता है, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है ना, तो इंडियन मेल से मंगा लो आप लोग, ठीक है। इंडियन मेल से मंगा लो, भारतीय डाक बिल्कुल पहुंचा देती है। मेरा तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मेरे एड्रेस पे अगर मुझे नहीं कभी ज़रूरत होती है, मतलब मुझे अर्जेंट नहीं है PCBs की, तो मैं तो इंडियन मेल से मंगा लेता हूँ अपना, भारतीय डाक घर पे पहुंचा देती है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो। यहाँ पे $7.14 एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे इतना आ जाएगा आप लोगों का। अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना तब भी आपकी शिपिंग कॉस्ट तो सेम ही रहेगी आपकी, ठीक है। क्वांटिटी आप लोग बढ़ा सकते हो यहाँ पे अपनी, ठीक है, पीसीवीज की। ओके, तो शिपिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी भी तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, आपके ज़्यादा आइटम यहाँ पे आ जाएंगे। तो $27 में आपका ये जो पीसीवीज हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि भाई आपका ये सब चीज़ें हैं और पे डायरेक्ट रिकमेंडेड है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप लोग पेमेंट कर सकते हो अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से या फिर पेपैल वगैरह से। अगर आप लोग पेमेंट करना चाहो पेपैल से भी आप लोग कर सकते हो, अगर आपके पास पेमेंट का मेथड है तो डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप लोग कर सकते हो। हमारे पास तो फिलहाल कुछ कूपन्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं मान के चलो ये 15 यहाँ पे डॉलर का कूपन कोड यूज़ करता हूँ तो अब मुझे सिर्फ यहाँ पे 12 मतलब $12.89 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और भी कोई कूपन है देख लेते हैं, नहीं है, सिर्फ एक ही कूपन कोड है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं तो इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर ऑर्डर करते हैं ना तो आप लोगों को भी यहाँ पे कूपन कोड्स वगैरह मिल जाते हैं और भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पीसीवीज को यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली पेमेंट करोगे तो पेमेंट हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो आपकी फाइल है वो रिव्यू के लिए चली जाएगी एंड रिव्यू पे जाने के बाद आप लोग सिंपली अपने उस फाइल को, वो 24 आवर्स के अंदर अप्रूव हो जाती है। 24 आवर्स भी नहीं लगते, मैक्सिमम कंपनी लेती है इतना टाइम, 3 से 4 घंटे में वो अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करना होगा तो अप्रूव कर देंगे, कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो वो आपको बता देंगे कि भाई इस पॉइंट में आप लोग चेंजेस कर लो, या फिर रिजेक्ट करनी होगी आपकी पीसीबी तो वो रिजेक्ट भी कर देंगे चेक करके, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग स्कीमेटिक बनाते हैं, पीसीबी का लेआउट हम लोग तैयार करते हैं, 2D 3D में कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, और उसके बाद गर्वर क्या होती है, गर्वर फाइल कैसे जनरेट की जाती है, बिल ऑफ मटेरियल की फाइल कैसे जनरेट की जाती है, और पिक एंड प्लेस की फाइल कैसे जनरेट की जाती है। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। हमको आपके फीडबैक्स रियली बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।